जी इट्स विंटर 22। ठीक है, पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 3 टिल पार्ट B4 हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा क्या होता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। उसको हम मतलब एक्ट करता नहीं है लेकिन उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो उस पॉइंट पर सारा वेट एक्ट कर रहा है, क्लियर है, या उसको ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, एक सेकेंड। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ द पॉइंट वेयर वेयर all the all the weight of an object, ठीक है, of an object is taken to act, क्लियर है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्यों कहा है, उसकी 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 वजह ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सवाल में उसने एक ही ऑब्जेक्ट की बात की है तो जवाब में भी एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज पूरे सिस्टम का यानी मल्टीपल बॉडीज भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल बॉडीज भी हो सकती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो मल्टीपल बॉडीज की वजह से फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करेगी आपकी, अगर आप सिस्टम जो है वो मल्टीपल बॉडीज को लेते हैं। जैसे एक मूवी में देख रहा था, थ्री बॉडी प्रॉब्लम, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, देखी होगी यकीनन थ्री बॉडी प्रॉब्लम। अब वो क्या है, वो ये है कि वो थ्री बॉडी प्रॉब्लम में मतलब देखना चाहिए आपको, सीरीज है, सीरीज टाइप की एक मूवी कह लें, सीरीज कह लें, नेटफ्लिक्स पे मौजूद है वो, और हो सकता है थोड़ी आपके लिए बोरिंग हो। तो उसमें ये है कि एक प्लेनेट है, वो एक साथ तीन सोलर सिस्टम के अंदर आ रहा है, सोचे, बहुत अजीब व गरीब सा है। बहरहाल उसमें कुछ साईफाई है, जाहिर सी बात है, तो फिक्शियस जो मूवीज होती हैं उनमें तो यही होता है। ठीक है, तो फिक्शन भरा हुआ होता है उन मूवीज के अंदर। तो अगर मैं फिक्शन को हटा दूं, साइंटिफिकली उसको अगर मैं देखूं तो साइंटिफिकली अगर एक प्लैनेट मल्टीपल सोलर सिस्टम के अंदर आ रहा है तो उसकी, ठीक है, तो इस तरह के पूरे सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है पूरे सिस्टम की, वो प्लैनेट के ऊपर नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं बीच में होगी। अगर तीन ऑब्जेक्ट्स को ले लें, चार ऑब्जेक्ट्स को ले लें, पांच ऑब्जेक्ट्स को ले लें, छह प्लैनेट्स ले लें, तो उन सब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसी एक प्लैनेट की तरफ नहीं होगा, वो उस प्लैनेट की तरफ होगा कि जिसकी ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां पर जिस एरिया के ऊपर मतलब जिस सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं एक ऑब्जेक्ट को डील कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर ही होगा। लेकिन अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं तो जाहिर है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस ऑब्जेक्ट के करीब होगा जिसका मास सबसे ज्यादा, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं अर्थ और सन को एक सिस्टम के तौर पर कंसीडर करूं तो इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दैट विल बी मोर मोर नियर टूवर्ड्स टूवर्ड्स द सन। ठीक है, और वो जमीन से दूर होगा और सन के करीब होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करूं तो। ठीक है, और अगर मैं दोनों को इंडिविजुअली लूँ, अलग अलग लूँ, तो जाहिर है अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर कहीं होगा और जो सन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर कहीं मौजूद होगा। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से आप डील कर सकते हो। अब क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म बीम AB is attached by a frictionless hinge to a vertical wall, ठीक है, at end A. The beam is held so that it is horizontal by a metal wire CD as shown in figure 3.1। अच्छा जी, ये भी हो गया। क्या कह रहे हैं, द बीम इज ऑफ लेंथ ऑफ 0.96 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक 0.96 मीटर है, 1 मीटर से कुछ कम है। ठीक है, आप चाहे तो ऐड कर लें, 0.56 प्लस 0.4 करें तो 0.96 बनना चाहिए। द वेट इज 23 न्यूटन, इसका वेट सेंटर में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, मेंशन है यूनिफॉर्म बीम। ठीक है, तो इसका वेट सेंटर में। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट W रेस्ट ऑन द बीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम एंड बी। ठीक है, एंड बी से 0.2 मीटर दूर है। द वायर इज अटैच्ड टू द बीम एट पॉइंट डी। ठीक है, ये भी सही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम एंड बी। द वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 45 न्यूटन। ठीक है, टेंशन गिवन है, एंगल गिवन है 37 डिग्री। द बीम इज इन, सब कुछ तो दे दिया, पूछ क्या रहा है भाई, पूछ भी लो कुछ, मुसीबत भी तो क्रिएट करो, इतना आसान आसान कर। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर ऑन द बीम। जी भाई, वायर कहाँ है, ये रहा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ है, निकालो। अच्छा मैं वर्टिकल कंपोनेंट बनाता हूँ, आप लोग का बनाना जरूरी नहीं है, मैं अपनी आसानी के लिए बनाता हूँ ताकि मुझे याद रहे, और आप लोग भी बना लेंगे तो अच्छा ही हो जाएगा, कोई मतलब वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये फोर्स है तो ये एफ वाई हो जाएगा, एफ वाई, और आपको पता है कि एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन 37 डिग्री। सो एफ कितना है, 45 साइन 37 डिग्री, कितना होगा बच्चों, 27 न्यूटन्स। 27 न्यूटन। क्लियर है, बाई टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, देखो बहुत तेज है ये, मोमेंट्स क्या रहा है। ठीक है, मैं पेपर बनाता है तो मैं मोमेंट लिखता और आगे ऐसे फ्लैश डाल के ऐसे लिखता, फिर मजा आता।
अभी स्लैश डाल के एस डालने एस लिखने का क्या मतलब ये होता है कि भाई ये सिंगल मोमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल मोमेंट्स भी हो सकते हैं, तो जो कंसीडर करना है करो। इसने एस लिख के खुद ही बच्चों को एक हिंट दे दिया भाई ऐसा करना है। एनीवेज, कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक, वो कह रहा है कि वेट ऑफ द ब्लॉक जो है ये कैलकुलेट करो। अच्छा भाई अभी कर लेते हैं, कोई बचकाना किस्म का सवाल है, ठीक है। अच्छा भाई ये रखा मैंने यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर स्केल, और इसे बीम की तरह ट्रीट करूंगा। अब जरा देखो, इसमें से सबसे पहली बात, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन क्रिएट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन क्रिएट करेगा ये देखना है। सो देखो, दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स तो आपके पास ये है 23 न्यूटन, एक है डब्ल्यू, ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट करेंगी, ठीक है, मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी। सो दोनों फोर्सेज जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी, क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा, ये जो ये है एफ वाई दैट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ। एक बात और, अक्सर कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं, मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है, यानी इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, वो कोई मूवमेंट जनरेट नहीं करेगा। ये वॉल का जो रिएक्शन है ये कोई मूवमेंट जनरेट नहीं करेगा। ये अगर कोई यहाँ पर फोर्स होती, वर्टिकल फोर्स होती, ठीक है, तो वो भी कोई मूवमेंट जनरेट नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ मूवमेंट लेने से जिंदगी आसान हो गई, तीन फोर्सेस का काम ही खत्म तमाम हो गया, ठीक है। अब यह मोमेंट लेते हैं। सो सम ऑफ क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले क्या होगा, जब देखिए ये एफ वाई है और एफ वाई मल्टीप्लाई बाई ये पूरा डिस्टेंस 0.56 हो जाएगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ वाई मल्टीप्लाई बाई 0.56, ये एंटी क्लॉकवाइज था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दैट वुड बी 23 टाइम्स, कितना हो जाएगा, अब ये 23 जो है ये बिल्कुल मिड में है, बीच में, ठीक है। ये जो 23 है, तो 23 बिल्कुल बीच में, क्लियर है, आ रही बात समझ में। ये 23 बिल्कुल बीच में, मतलब बीच में होने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म बीम की वजह से बिल्कुल बीच में है, आपको पता है। तो इसका मतलब है कि अगर पूरी 0.96 मीटर की रॉड है तो डिवाइडेड बाई 2 कर लें, तो डिवाइड बाई 2 करने से कितना आएगा, 0.48, तो ये 0.48 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो 0.23 इंटू 0.48, ठीक है, प्लस, अब प्लस क्या है, अब ये वेट डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू में कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए आप डब्ल्यू लगाइए टाइम्स इसका डिस्टेंस देखिए, तो 0.56 यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.56 प्लस 0.2 दैट वुड बी 0.68, तो ये हो जाएगा 0.68, जी जी। अच्छा गुड, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा राइट, अच्छा वेट कितना है, वेट हमने निकालना है, एफ आई की वैल्यू कितनी थी भाई, अभी निकाली 27, तो 27 लेफ्ट साइड पर रख दो, ठीक है। यार सिखाते वक्त ऐसे ही चलते हैं, बाद में तेज तेज दौड़ते हैं। नहीं, एफ वाई कितना था, और सॉरी 27 आया था एफ वाई 27, क्लियर है। सो 27, और ये सॉल्व करो, बताओ प्लीज डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है। मुश्तबा ने बता भी दिया, मुश्तबा ने बता भी दिया कि सर ये कितनी आई है भाई, मुश्तबा 5.4, ठीक है ठीक है, 5.36 आयरा न्यूटन आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट 5.4 न्यूटन हो जाएगी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, कह रहे ऐसे ही है बच्चों, ठीक है। अब अगला सवाल, द हिंज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बीम, द हिंज एक्सर्ट, और से सुना, द हिंज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बीम एट एंड ए, कैलकुलेट द हॉरिजॉन, देखो वर्ड सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो कह रहा है कि हिंज, ये जो कब्जे, हिंज को उर्दू में कब्जे बोलते हैं, द हिंज, ये जो कब्जे हैं दरवाजे के या बीम के व्हाटएवर, ये हिंज इस और बीम के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, ठीक। उस रिजल्टेंट फोर्स का, यानी मैंने बताया था इस डायरेक्शन में होती है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो एच, ये कैलकुलेट करो, समझ लो बात को, ठीक है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करें, हमें पता है कि भाई ये जो फोर्स है, ये उस वक्त भी बताया था, इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स, ये एफ एक्स बैलेंस करता है वॉल के रिएक्शन को, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल अपोजिट होते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर ये बैलेंस ना करे तो ये जो बीम है ना, ये दीवार के अंदर घुस जाए, जनाब समझे, अगर ऐसा हो तो ये बीम दीवार के अंदर, वॉल के अंदर ही घुस जाए, अंदर ही चला जाए, तो इसको रोकता है यहाँ से ये एच, तो ये एच की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सम ऑफ ऑल दी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अब आप एच, किसी को भी पॉजिटिव ले लीजिए, किसी को भी नेगेटिव, एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस 37 डिग्री, और एच इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, कितना दिया हुआ है, 45 कॉस 37 कीजिए, जी एच की 36 न्यूटन, ठीक है, 36 न्यूटन, क्लियर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। असना,
असना आपने एक क्वेश्चन पूछा था, याद कीजिएगा, आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ये वही वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसका उसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। हाँ यार, यही यही चीज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, हाँ 0.76 ना, 0.76 है, 0.76 है। मतलब पॉइंट, देखो देखो फिर से बता देता हूँ। ये लेंथ की कैलकुलेशन में बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेंथ की कैलकुलेशन देखो, फिर से बताता हूँ। 0.56 है ये, ठीक है। 0.56 प्लस 0.2 करो तो 0.56 प्लस 0.2 करो तो ये 0.76 होता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे रख लो, इस इक्वेशन के अंदर 0.76 रखो। अब देखो इक्वेशन समझो, मैं इक्वेशन दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये है आपकी कौन सी मूवमेंट, ये पहला करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए 27 टाइम्स 0.56 हो जाएगा। अच्छा, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 0.56 प्लस 0.2 ऐड करो तो 0.76 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 23 टाइम्स 0.48 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, सॉल्व करने पे तुम्हारे पास 5.36 आएगा। और आखिर में ये टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा होता हूँ, कैलकुलेटर हाथ में रख के बैठो। ठीक है, जब मैं ऐड कर रहा होता हूँ तो ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो उसी वक्त हाथ के याद मुझे बताया करो कि सर ये ऐड करने पे ये रिजल्ट आ रहा है, मैं हाथ के याद यहाँ पे लिख दिया करूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। अच्छा, ये आ गया 36 न्यूटन। अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्लॉक इज नाउ प्लेस्ड क्लोजर टू मूव टू पॉइंट डी। हाँ 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 हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द चेंज विल इंक्रीज डिक्रीज और हैव नो इफेक्ट ऑन द टेंशन ऑन द वायर। ठीक है, वो ये कह रहा है, उसका ये कहना है कि जनाब उसने क्या किया, उसने यानी पहले यहाँ था ब्लॉक आपका, इस जगह पे था, यहाँ से उठा के इसके ऐसे कर देते हैं और चलो पॉइंट डी के क्लोजर कर देते हैं, इधर कहीं ले आते हैं तो लेकर आ गया कहीं करीब। क्लियर है? अच्छा जी, अब मेरे सवाल का जवाब देना तुम लोगों ने। बॉक्स को करीब लेकर आ गए, जब आप बॉक्स को करीब लेकर आ गए तो अब वो ये सवाल कर रहा है कि यानी पॉइंट डी ये रहा पॉइंट डी। क्लियर? तो जब बॉक्स को यहां से उठा के यहां शिफ्ट किया आपने, तो शिफ्ट करने से इस टेंशन पे क्या असर पड़ा, ये टेंशन बढ़ गया या कम हो गई? आयरा कह रही है इंक्रीज हो गई, मैं बाकी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, तुम लोग बताओ क्या फर्क पड़ेगा। नो, जब ये ब्लॉक यहां से लेकर यहां आगे मूव करेगा, तो इसके आगे मूव करने से इसका जो मोमेंट आर्म था, तो जो तुम कह रही हो कश्यप, वो मोमेंट आर्म कहलाता है। ये पहले ये 0.56 यानी 0 पहले कहां था, इधर था ये बॉक्स, तो ये 0.76 पे था। अब ये करीब लाने पे ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो कि 0.6 से कम है, ये वैल्यू कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? समझे नहीं समझे भाई? भाई समझो, 0.6 कम हो गया, ओके कम हो गया, मान लिया। ओ भाई ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट है। भाई ये कम करोगे तो वो इसके साथ क्या होगा, बैलेंस करने के लिए भाई ये भी तो अल्टीमेटली कम होगा। और इस तरफ जाहिर है ये वाली लाइन 0.56 तो कम नहीं होगी, तो इसका मतलब है टेंशन ही कम होगी ना, 27 न्यूटन। ठीक है, जो इसका इसका वर्टिकल कंपोनेंट था ये 27 कम होगा ना, तो जब 27 कम होगा तो जाहिर बात है ये 45 भी कम होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? ये 27 लाए कैसे थे आप 27 लाए कैसे थे, जरा देखें। आप लाए थे 45 sin 37 इज इक्वल टू 27 न्यूटन, ऐसे ही लाए थे। आयरा बोलो, ऐसे ही लाए थे? जी सर। तो आप देखो, जब आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये, और ये है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, तो जब ये डिस्टेंस आपने कम किया तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे ये डिस्टेंस भी, ये प्रोडक्ट भी कम होगा। पहले तो प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट कम होगा। अब प्रोडक्ट ने यहाँ पर रस्सी तो इधर बंधी हुई है, रस्सी कहाँ बंधी हुई है, जो कॉर्ड बंधी हुई है वो इधर बंधी हुई है। तो जब भाई जब कॉर्ड इधर बंधी हुई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 0.56 है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो क्या क्या चेंज हुआ होगा, 27, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब 27 जो है वो डिक्रीज कब होगा, कब डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है जब आपकी टेंशन डिक्रीज होगी, फैक्ट है। समझ में आ रही है बात? तो इस हिसाब से ये डिक्रीज होगी। क्लियर है? उसने सिर्फ और सिर्फ बोला है, सेंटेंस पढ़ो, स्टेट, स्टेट रीजन की बात नहीं की है, तो आपने बताना है डिक्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फोर्स डेंसिटी एंड प्रेशर में डेंसिटी। बहुत मजा आएगा यार, ठीक है, सवाल इतने मजेदार होने वाले हैं ना इसके, एंजॉय करेंगे लिटरली आप।